हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी और वेलकम टू विशेष ज्ञान एडुयान। दोस्तों, आप सभी को खबर तो जरूर होगी कि हाल ही में बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जो भारत सरकार बहुत ही जल्द जिसको एक्सट्रैक्ट करने वाली है। और इससे आप कह सकते हो कि लगभग ये अली बाबा के खजाने की तरह है, जो मतलब बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए, जिसको एक समय पे बिल्कुल गरीब, कमजोर, अशिक्षित और एक तरह से भारत का बीमारू राज्यों की संज्ञा दी जाती थी कि ये बिल्कुल बेकार प्रदेश है, बीमारू क्षेत्र है। आज के टाइम में दोस्तों यही बिहार आगे चलकर फिर से एक बार पूरी दुनिया को लीड करेगा दोस्तों। तो देखते हैं इस पूरे वीडियो में क्या है और किस तरह से इस सोने की खान को भारत सरकार और बिहार सरकार यूज करेगी और कैसे इसको बिहार को एक बिल्कुल तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बिहार के और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खनिज मिलने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। और बिहार में रैट होल माइनिंग का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है? इससे क्या इकोनॉमी को असर पड़ता है? क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं? इन सभी पे दोस्तों हम लोग विचार करेंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि पिछले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बिल्कुल दिल से आभार। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरह से बिल्कुल प्यार देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम अच्छे और भी अच्छे सारे वीडियोस आपके साथ बिल्कुल एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करके लेकर आऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार के अगर हम लोग मैप को देखें तो यहाँ पर आपको 9 प्रमंडल देखने को मिलेंगे। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पर आपका पूर्णिया डिवीज़न है, फिर आपका कोसी, उसके बाद फिर दरभंगा, फिर आपका तिरहुत और उसके बाद सारण। तो इन 9 प्रमंडलों में देखिए दोस्तों, तो सभी के अलग-अलग मायने हैं। बहुत सारे आपके प्रमंडल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिल्कुल सुपीरियर हैं, खास तौर पे जो नॉर्थ बिहार के हैं, जो गंगा जो बीच से गंगा फ्लो करती है, तो जो उसके ऊपरी रीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्रीकल्चर रिच एरिया माने जाते हैं। जो दक्षिण बिहार का एरिया दोस्तों, ये आमतौर पे कृषि के क्षेत्र में उतना समृद्ध नहीं है जितना कि उत्तरी बिहार है, लेकिन ये खनिज, खास तौर पे आपके वैसे खनिज जो चट्टानों के बीच पाए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी समृद्ध माना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं खनिजों को लेकर के उत्पन्न होती है दोस्तों। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि ये जो आपका जमुई का एक में आपको एक बुल आई का ये दिखाया गया है। हाल ही में जो आपको सोने की बहुत बड़ी खान मिली है, जिसमें जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है दोस्तों, और भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो इसको लेकर के ये आप देख सकते हो कि ये आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपको मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे जिले हैं, खास तौर पे जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, फिर इधर जमुई, उसके बाद खुद मुंगेर, और इधर वेस्ट चंपारण का जो एरिया है, यहाँ पर खनिजों की मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और बहुत ही दुर्लभ तरह के खनिज और बहुमूल्य खनिज भी मिलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इन क्षेत्रों में जो यहाँ पर इनको खनिज समृद्ध क्षेत्र बना सकता है। तो सबसे पहले अगर आप बिहार की जियोलॉजी को देखें, भू संरचना को देखें, तो बिहार आमतौर पे जो है मुख्य रूप से 4 भू आकृतियों से बना है। आपको उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा दोस्तों, फिर बीच में ये पूरा मैदानी भाग है, गंगा का दोआब क्षेत्र आप इसको कह सकते हो, गंगा और बाकी नदियों के बीच का। यहाँ पे गंडक है, कोसी है, फिर आपकी बूढ़ी गंडक है, कमला है, फिर इधर महानंदा है, सोन है, फिर यहाँ पे आपको सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, एक लखीसराय के पास एक नदी है दोस्तों, क्यूल। तो एक क्यूल है। इन सभी का एक बिल्कुल बहुत ही बड़ा मैदानी दोआब क्षेत्र बनता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल बिहार को एक समृद्ध क्षेत्र बनाता है। लेकिन अगर बात करें खनिज की, तो खनिजों में देखिए कि ये जो धारवाड़ श्रेणी है, जो आपको ये साउथ बिहार में दिख रहा है, उसके बाद जो आपके ये कैमूर रोहतास का एरिया है, ये आपका विंध्यन श्रेणी है, ये आपकी टर्सरी रॉक्स का निर्माण करता है, और ये आपके क्वाटरनरी रॉक्स का निर्माण करता है दोस्तों। इसमें खास तौर पे जो आपके विंध्यन श्रेणी के जो रॉक्स हैं दोस्तों,
ये बिल्कुल बोला जाता है कि भारत के सबसे पुराने चट्टानों में से एक है और उसके बाद धारवाड़ श्रेणी के रॉक्स का नंबर आता है। ये दोनों रॉक्स ऐसे हैं दोस्तों जो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ पर निर्मित हुआ है और यहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में दुर्लभ खनिज हम लोग को प्राप्त होगी। जिसमें आमतौर पे रोहतास जो है ऑलरेडी इसमें कई खनिजों का खास तौर पे पायराइट वगैरह का उत्पादन कर रहा है और जो आपकी कैमूर है ये आपका चूना पत्थर ये सब का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। लेकिन जो आपकी इस क्षेत्र में आप देख रहे हो कि आपका ये लखीसराय और मुंगेर का जो एरिया है और खास तौर पे ये जो साउथ बिहार का जो एरिया है बांका जमुई यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा खनिज के मिलने की उम्मीद है दोस्तों। ऊपर से में अगर आप देखो ये चीज़ तो ये आपको वो क्षेत्र मिलेगा जहाँ से आपका लोअर हिमालय यानी कि शिवालिक क्षेत्र गुजरता है जो इसको एक रिच मिनरल एरिया बनाता है क्योंकि यहाँ पर ये दो प्लेटों के टकराने से बना है दोस्तों और उसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिजों की संभावनाएं बनती है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा वनावरण वाला क्षेत्र है और यहाँ पर आपको बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए कि इसमें पूरा सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए हाल ही में आपके जो केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि भारत में कुल 501.8 टन आपके सोने का भंडार है और सोने के अयस्क का भंडार है दोस्तों यानी वैसे चट्टान है जहाँ पे आपके सोना होने की उम्मीद है जिसमें से माना जा रहा है कि लगभग 650 टन के आसपास सोना हमें प्राप्त हो सकता है। इसमें से कुल भंडार का 44% हिस्सा अकेले बिहार में है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो कि बिहार जैसे राज्य के लिए और भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर सोने की बहुत ही ज़्यादा खपत है, ये बिल्कुल एक परंपरागत रूप से दोस्तों कि सोने की खपत भारत में बहुत ही ज़्यादा होती है और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक बंद तिजोरी के समान इसका यूज़ होता है कि गहने में और बाकी चीज़ों में यूज़ होता है जिसे सरकार चाह कर के भी अलग अलग स्कीम ला करके भी पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाती, निकाल नहीं पाती और इसमें भारत सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वैसे देश में अगर आपका इतना बड़ा भंडार मिलता है और ख़ास तौर पे उसका 44% हिस्सा अगर सिर्फ बिहार में मिलता है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी खबर मानी जा रही है जा सकती है और इससे बिहार की इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। देखिए इन्होंने बताया था कि इसके साथ-साथ ना सिर्फ जमुई में जो आपकी जीएसआई है, जो आपकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान है भारत की, उसने पश्चिम चंपारण और गया के कुछ हिस्सों में भी सोने की भंडार का सर्वेक्षण किया है। ये पिछले 5 सालों में एक संयुक्त राष्ट्र का जो फ्रेमवर्क है, उसके तहत ये किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पश्चिम चंपारण और गया वाले क्षेत्रों में ऐसी किसी भी बहुमूल्य खनिज की प्राप्ति इन्हें या उनका भंडार इन्हें नहीं पता चल सका है। लेकिन अब देखिए कि साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुंगेर में कुछ एरिया है जहां पर आपको सोने की कुछ मात्रा की प्राप्ति हुई थी पिछले कुछ सालों पहले जो है जीएसआई ने ऐसा दावा भी किया था। और झारखंड के अलग होने के बाद देखिए दोस्तों तो बिहार जो है उद्योगों के मामले में खनिजों के मामले में कह सकते हो कि आप लगभग एक तरह से शून्य के करीब पहुंच गया था जहां पर आपको चूना पत्थर पायराइट को अगर आप छोड़ दें और नवादा और जमुई वाले हिस्से में कुछ अभ्रक की खनिजों को छोड़ दें तो बिहार में लगभग आपको कोई बड़े खनिज आपको देखने को नहीं मिलते और इसलिए बिहार जो है लगातार 2000 के बाद लगातार पिछड़ रहा था और बिहार सरकार ने 2016 में आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रोत्साहन प्लान और कई चीज़ें कई तरह की योजनाएं भी लाई थी। फिर देखिए तो यहाँ पर आपके ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये पूरी माइनिंग की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर स्टॉक पाइलिंग होता है यानी उसको पहले उस चट्टान को एक जगह जमा किया जाता है फिर उसे क्रशिंग किया जाता है और क्रशिंग करने के बाद उसको जो होता है उसको पहले आप देखो क्रशिंग होता है बड़े चट्टानों को छोटे चट्टानों फिर उसे सॉफ्ट रॉक को हम लोग तोड़ते हैं। उस सॉफ्ट रॉक को तोड़ करके फिर उसको हम लोग वाइब्रेटिंग ग्रेजिंग में लाते हैं फिर उसको क्रश करते हैं छोटे टुकड़ों में और उसके बाद फिर उसको स्टॉक पाइलिंग करते हैं यानी बिल्कुल चूरन के रूप में ले आते हैं
उसके बाद फिर आप देखिए तो यहाँ पर एक मशीन है, उस मशीन के द्वारा यहाँ पर उसको हीट लीच पैड के द्वारा उसको क्या किया जाता है कि बिल्कुल तपाया जाता है, ताकि जो आपकी सोना जो है वो बिल्कुल आपका लिक्विड फॉर्म में चला जाए, और उसको फिर कार्बन कॉलम में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। फिर उसको इलेक्ट्रोवेनिंग किया जाता है, उसके बाद उसको जनरेटर के थ्रू गोल्ड रूम में डाला जाता है, जहाँ से बिल्कुल आपको अशुद्धियों को हटा करके शुद्ध सोना प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर उसको एक 1 kg या 100 ग्राम के निश्चित बार के रूप में, ऐसे आमतौर पे 1 किलो का बार ढाला जाता है, और उसके बाद फिर उसको मार्केट में यूज के लिए डाल दिया जाता है। ये तो हो गई वो प्रक्रिया जो सरकार ऑफिशियली यूज करती है या ऑफिशियली अपनाती है। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि रैट होल माइनिंग भी एक खनन की प्रक्रिया है दोस्तों। ये फिगर आप लोग देखो तो ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर क्या होता है कि किसी वैसे सोने की खान या फिर किसी और खनिज की खान जो उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक जीविकोपार्जन का एक विकल्प के रूप में आता है, तो वहाँ पर लोग जो है चोरी छिपे सुरंग के माध्यम से या जो है गुफाओं के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि जैसे चूहे जो हैं बिल बनाकर किसी स्थान में घुसते हैं और अपना काम करते हैं या रहते हैं, उसी ढंग से वहाँ के स्थानीय लोग या फिर वहाँ के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे खानों में खासतौर पे कोयला, आपके बहुमूल्य पत्थर, इस तरह के खानों में जो है वो एक सुरंग के द्वारा घुसते हैं, और वहां से बहुमूल्य खनिजों को क्या करते हैं, वो लोग माइन करते हैं, यानी खुदाई करते हैं, और उसको फिर वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बाजारों में बेचते हैं दोस्तों। इसका अब कहोगे कि इससे क्या असर पड़ता है, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, आमतौर पे जो इसके उतने बड़े कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वैसे डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पे जमुई या वैसे क्षेत्र जो आपके उग्रवाद से ग्रसित है, आतंकवाद से ग्रसित है, नक्सलवाद से ग्रसित है, तो वैसे क्षेत्रों में रैट होल माइनिंग जो है एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से आप फंडिंग को क्लोज कर रहे हो, ऑपरेशन चला रहे हो, ताकि नक्सलियों को क्या किया जाए, सफाया किया जाए, उनको सरेंडर कराया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन वैसे क्षेत्र में जब आप एक तरह से उनके फाइनेंशियल को कट कर रहे हो, वहाँ पर ये रैट होल माइनिंग उनके लिए क्या करते हैं, एक फाइनेंस रिसोर्स यानी वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिसके द्वारा वो आपके हथियार और बाकी चीज़ों की अपनी आपूर्ति को वो लोग संभव कर पाते हैं, और अपने आप को बहुत लंबे समय तक सरवाइव करवा पाते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देखो तो ये जो आपको जमुई में जो पड़ा है, ये उसके सोनो ब्लॉक पड़ता है, और इस सोनो ब्लॉक में एक गांव है जिसको बोलते हैं करमटियागंज। ये लगभग 1,000 स्क्वायर एकड़ का एरिया दोस्तों, जहां पर जो है बहुत ही घने जंगल भी पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है रैट होल माइनिंग करना नक्सलियों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, तो देखिए दोनों लेवल पे, चूंकि माइनिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो ये भले ही बिहार के अंदर पाई गई हो, लेकिन माइनिंग का पूरा काम और पूरा जो जिम्मा है और उसके पूरा जो उत्पादन है, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जाएगा। अब इसमें से कुछ हिस्सा जो है बिहार सरकार को एज ए कंट्रीब्यूशन, एज ए पार्टनरशिप जरूर मिलेगा। इससे क्या होगा कि बिहार में भी देखिए आपको तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, यहाँ पर आपको बहुत ही प्लांट आएंगे, फिर जॉब और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बहुत ही आपके संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके कारण क्या होगा कि बिहार सरकार के पास खुद के पैसे होंगे, और ये यूपी वगैरह की तरह आप देखो तो खुद को फाइनेंस कर पाएगा, और बड़े बड़े जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसको फाइनेंस कर पाएगा। भारत सरकार के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका क्या होगा कि इनके जो गोल्ड के इम्पोर्ट है, जिसपे बहुत ज़्यादा हम लोग खर्च करते हैं, वो कम होगा। तो इससे क्या होगा कि हम हमारे जो विदेशी वित्तीय साधन है, विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत होगी, और हम लोग उसको बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और सरकार जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पाएगी दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आप लोग के लिए एक सोशल इशू पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों, जिसे आप लोग बिल्कुल देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बिल्कुल सपोर्ट करें, ताकि हम लोग जो है और भी इस तरह के वीडियोस को ला सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड टाइम, गुड डे। थैंक यू। जय हिंद।